हाँ, तो नमस्कार जी। आपने अक्सर सुना होगा प्रेम दोनों तरफ से होता है। मैंने आप लोगों को कहा प्यारे बच्चों कि मैंने एक वीडियो बनाया जिसमें आप लोगों से कहा मॉडल सेट में कि आप लोग 500 कमेंट करेंगे तो हम अगली वीडियो बना के लाएँगे ऐसा। लेकिन आप लोगों ने 55 मिनट के अंदर ही उस वीडियो पर 500 कमेंट कर डाला और वीडियो को बहुत ज़्यादा पसंद किया। तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छा चीज़ लेकर आया। क्या आप अगर सोचे होंगे कि 25 मिनट दीजिए और एग्ज़ाम में 5 अंक लेकर जाइए तो आपको कितना पसंद आएगा? इस वीडियो में वैसा ही होने वाला है। सिर्फ 25 मिनट में आपदा प्रबंध जो कि ज्योग्राफी का खंड ब मतलब कि खंड ख है, ये सेकंड पार्ट है। इसके जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो सकते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हमने आपको एक क्लास करवाया है, बस उसी क्लास से ही आप सारे क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 77 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, जैसे हम लोग 25 मिनट के अंदर देखेंगे और सारे क्वेश्चंस को हम लोग बढ़िया से बनाएंगे। डिजास्टर मैनेजमेंट बिल्कुल समाप्त है एक ही वीडियो में। आप इस वीडियो को एग्जाम से पहले तक में 2-3 बार देख लीजिएगा, डाउनलोड करके अपने फ़ोन में रख लीजिए, है ना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार है तो एक नीचे सब्सक्राइब वाला बटन होता है, उसको दबा करके आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपने 77 क्वेश्चंस में से कितना सही किया। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और एक चीज़ है प्यारे साथियों, अगर आप लोग ऐसे ही प्यार करते रहें इसको, तो वो दिन दूर नहीं है जिसमें हम एक ही क्लास में पूरा का पूरा बुक का ऑब्जेक्टिव करा सकते हैं, यानी कि पूरा हिंदी के 14 चैप्टर एक ही क्लास में हम करा सकते हैं। मैंने कई बार ऐसा किया भी है। तो बस अपना प्यार रखें और ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब हम ऐसे भी करवा सकते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा है जो प्रकृति द्वारा होता है। तो यहाँ देखेंगे भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है। आपको वो चुनना है जो प्रकृति द्वारा नहीं होता हो। तो आप देखें महामारी, दंगा, आतंकवाद, ये सभी के सभी प्राकृतिक नहीं हैं क्योंकि ये मानव जनित होते हैं। अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन मानव जनित आपदा नहीं है। यानी आपको चुनना है कि प्राकृतिक कौन सा है, यानी मानव जनित नहीं है। आतंकवाद मानव जनित है, रेल दुर्घटना मानव जनित है, सांप्रदायिक दंगे मानव जनित है। तो सुनामी यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन एक प्राकृतिक आपदा नहीं है, यानी प्रकृति द्वारा जो नहीं होता हो। याद रखेंगे आतंकवाद प्रकृति द्वारा नहीं होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक प्राकृतिक आपदा नहीं है, यानी जो प्राकृतिक है ना, यानी प्रकृति द्वारा नहीं होता है। तो फिर से मैं कहूँगा प्यारे बच्चों, रेल दुर्घटना ये प्रकृति द्वारा नहीं होता है, इंसानी गलती की वजह से होता है, ड्राइवर के सो जाने से या फिर पटरी के खराब होने से ऐसा हो सकता है। प्रश्न है कौन सा प्राकृतिक नहीं है, यानी आपको खोजना है मानव जनित। बाढ़ प्राकृतिक है, सूखा प्राकृतिक है, चक्रवात प्राकृतिक है, गरीबी प्यारे बच्चों इंसान अपनी गलती से लाता है। तो गरीबी ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। आप सारे प्रश्न को करें, एक भी क्वेश्चन आपदा से आपका नहीं छूटेगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि कौन सा मानव जनित नहीं है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं। मानव जनित कौन सा नहीं है, यानी प्राकृतिक आपको ढूंढना है। प्यारे बच्चों सांप्रदायिक दंगे मानव जनित हैं, आतंकवाद मानव जनित है, रेल दुर्घटना मानव जनित है। तो इनमें से कोई नहीं हमारा आंसर होगा। अगला प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन मानव जनित आपदा है। तो आप देखेंगे आतंकवाद भी मानव जनित है, सांप्रदायिक दंगे, महामारी, सभी के सभी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न आता है, इनमें से कौन सा मानव जनित आपदा है। फिर से देखें, सब देंगे आतंकवाद, रेल दुर्घटना, सभी के सभी होंगे, ऑप्शन नंबर डी। ये सारे क्वेश्चंस पहले पूछे गए हैं। अगला है हमारा मानव जनित आपदा कौन सा है, आप देख कर बताएं कौन सा होगा। तो इसमें से मानव जनित आपदा है आतंकवाद। अगला प्रश्न आपके सामने आता है कि भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा है। बच्चों भोपाल गैस त्रासदी में मिथाइल आइसोनाइट जो गैस था उसका रिसाव हो गया था, वो मनुष्य की गलती से। तो यह एक मानव जनित आपदा माना जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि कितने प्रतिशत कम वर्षा होने के कारण से किसी क्षेत्र को सूखा घोषित किया जाता है। मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर 25% से कम वर्षा होती है, सॉरी, कितने प्रतिशत कम वर्षा होने पर किसी क्षेत्र को सूखा घोषित किया जाता है। तो बच्चों देखो 25% कम होने से सुखाड़ की स्थिति पैदा होती है। माफ़ करना, मैंने थोड़ा सा वहाँ मिस्टेक किया था। 25% कम होने से सुखाड़ की स्थिति आती है और अगर 75% कम हो जाए तब उसे सूखा घोषित किया जाता है। तो सूखा घोषित करने के लिए 75% कम होना चाहिए। स्टार्ट हो जाता है 25% से। सॉरी बच्चों थोड़ा सा। अगला आता है कि बिहार की किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं। हम कई बार आपको पढ़ा चुके हैं। कोसी नदी बिहार में तबाही लाता है। अगर आपको पूछा जाता बंगाल का तो दामोदर होता, असम का ब्रह्मपुत्र। 1999 में भयंकर चक्रवात किस राज्य में आया था। प्यारे बच्चों 1999 में उड़ीसा में भयानक चक्रवात आया था, आप याद रखेंगे। अगला था बिहार में विनाशकारी भूकंप। मैंने पढ़ाया था बिहार में 1934 ईस्वी में एक विनाशकारी भूकंप आ गया था। ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। अगला प्रश्न आता है हमारा कि भारत का विनाशकारी चक्रवात किस वर्ष आया था। प्यारे बच्चों चक्रवात आया था 29 अक्टूबर 1999 को। आप इस वीडियो को 2-3 बार देखेंगे, अच्छे से याद रहेगा। अगला आता है कि पश्चिम बंगाल का शौक हम किसे कहते हैं।
तो पश्चिम बंगाल का शौक हम लोग कहते हैं दामोदर नदी को। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला आता है, भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप कब आया था? प्यारे बच्चों, हम कह सकते हैं कि बिहार भी भारत में ही है, तो 1934 ही हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। सर्वाधिक आपदाग्रस्त राज्य कौन सा है, यानी सबसे अधिक आपदा किस राज्य में देखने को मिलता है? प्यारे बच्चों, जाहिर सी बात है अपना बिहार है। इसी की वजह से बिहार की आर्थिक स्थिति कमजोर है। बाढ़ क्या है? तो बाढ़ एक प्रकार की प्राकृतिक आपदा है। अगला प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा बच्चों कि नदियों में बाढ़ आने का मुख्य कारण क्या है? ये तो पक्का 2023 में आप लिख के रख लो, ये क्वेश्चन आएगा। नदियों में बाढ़ आने का मुख्य कारण आप कहना बच्चों वर्षा की अधिकता, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। अगला प्रश्न आपके सामने 22 है कि बाढ़ से अधिक हानि होती है, बाढ़ से अधिक हानि होती है, 22वां नंबर प्रश्न है बच्चों। तो देखो, बाढ़ में सबसे अधिक हानि होती है, देखो पता है ना, लेकिन सबसे अधिक तो किसी एक को होना चाहिए ना, फसलों को, पशुओं को, भवनों को। पहले बच्चों मैंने एक वीडियो में बोला था आपको कि जब पूछा जाए कि बाढ़ से सबसे अधिक हानि किसे होती है, तो आंसर फसल मारना है। लेकिन प्यारे बच्चों, मैंने बहुत सारे बुक में भी ढूंढा इसका, लेकिन सभी जगह एक ही आंसर दिया जाता है कि सभी को, ठीक है ना। लेकिन एक चीज़ बात है ना, सबसे अधिक तो कोई एक ही हो सकता है ना, इस पर विचार करने वाली ये बात है। पर आपको भी ये मैं बताऊंगा, आप भी एनसी में आंसर मार दीजिएगा सभी को, ठीक है। अगला प्रश्न है कि कुशा तटबंध बच्चों, कुशा तटबंध किस नदी पर बनाया गया है? तो आप सिंपली याद रखना बच्चों, कोसी नदी पर कुशा तटबंध है, नेपाल और भारत का बॉर्डर है। अगला आता है कि किस देश को बाढ़ का देश कहते हैं? मैंने पिछली क्लास में आपको बता दिया था, बांग्लादेश को बाढ़ का देश कहा जाता है। अगला आता है, निम्नलिखित प्रबंधन हेतु निर्माण कार्य में कौन बाढ़ नियंत्रण में सहायक हो सकते हैं? बच्चों, क्या ऐसा किया जाए जो बाढ़ नियंत्रण में सहायक हो? आप सबको पता है कि है ना, बांध बना करके हम ऐसा कर सकते हैं। अगला आता है कि भारत का लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा बाढ़ या सूखा से प्रभावित रहा है? प्यारे बच्चों, आप अच्छे से याद रखना, 85% हिस्सा ऐसा है भारत का, या तो है ना, जहाँ पर या तो कभी बाढ़ आता है या तो कभी सूखा होता है। अगला प्रश्न आता है कि बिहार की सबसे बड़ी त्रासदी क्या है? ये आपसे अच्छा कोई नहीं जानता, तो आप लोग इसका आंसर कमेंट कीजिएगा कि बिहार की सबसे बड़ी त्रासदी क्या है। अगला प्रश्न आता है बच्चों कि बिहार राज्य का कितना प्रतिशत क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित होता है? अपने बिहार की अगर मैं बात करता हूँ तो लगभग 73% हिस्सा हमारा बाढ़ से प्रभावित हर वर्ष हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा आता है कि बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त है? हमने आपको बताया था कि बिहार का जो उत्तरी बिहार है बच्चों, बिहार दो भागों में बटा है, उत्तरी बिहार जो है इसमें बाढ़ बहुत ज़्यादा होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। अगला प्रश्न आता है कि बाढ़ के समय हमें निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए? मैंने आपको बताया था कि जब भी बाढ़ आती है तो हमें ऊंची भूमि वाले स्थान पर चले जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए। अगला आता है कि राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? ये क्वेश्चन मैंने नहीं पढ़ाया था, आज मैं बता देता हूँ, 1954। आप याद रखना कि राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम 1954 में प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न आता है, राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की स्थापना कब की गई थी? प्यारे बच्चों, राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की स्थापना की मैं बात करता हूँ तो 1976 ईस्वी में की गई थी, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है कि बाढ़ पूर्व सूचना संगठन का प्रमुख कार्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया है, जो बाढ़ आने से पहले आपको सूचना देती है? प्यारे बच्चों, इसके लिए एक स्थापना किया गया है जो हमारे पटना में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, याद कर लेंगे आप। अगला आता है कि सुखाड़ क्या है? जिस तरह से बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है, उसी तरह से सुखाड़ भी एक प्राकृतिक आपदा है। हम उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आता होगा। ऐसे में आप सभी लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों में शेयर करना। ऐसे वीडियो बनाने का बस एक ही मकसद है, आपका टाइम बहुत बचेगा, बहुत ज़्यादा बचेगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ कर पाएंगे। बाकी हमारी लाइव क्लासेस चलती रहेंगी। अब कुछ बच्चों को लगता है गुरुजी आप अगर आप ऐसे पढ़ाएंगे तो आप बोर्ड पर नहीं पढ़ाएंगे। प्यारे बच्चों, ये बिल्कुल भ्रांति है, ऐसा कभी नहीं हो सकता गुरुजी ऐसा करेंगे। हमारी जितनी भी लाइव क्लासेस होती थी वो तो होती ही रहेंगी, पर ये मैंने एक्स्ट्रा आप लोगों के लिए दिया है, एक्स्ट्रा ज़्यादा रिवीजन करने के लिए, कम समय में अधिक चीज़ पढ़ने के लिए। ये जो कुछ भी होता है वो आपके लिए ही होता है बच्चों। कृपया आप इसे अपने पॉजिटिव वे में आप लोग लें। सूखा क्या है? एक प्राकृतिक आपदा है। अगला प्रश्न आता है कि कृषि सुखाड़ होता है, कई बार प्रश्न पूछा गया है। कृषि सुखाड़ जब भी होगा प्यारे बच्चों तो वो जल के अभाव में ही हो सकता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आता है कि निम्नलिखित में से सूखे से सर्वाधिक ग्रस्त राज्य कौन सा है? ज़्यादा सूखा आपको कहाँ देखने को मिलता है? आप 37 नंबर प्रश्न को देखें, ज़्यादा सूखा आपको देखने को मिलता है ना, गुजरात में। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, गुजरात सबसे ज़्यादा सूखा यहाँ पर पड़ जाता है। अगला आता है कि बिहार का कौन सा क्षेत्र सूखा से ग्रस्त है? मेरे बच्चों, मैंने बोला बिहार का दो हिस्सा है, एक है उत्तरी बिहार। उत्तरी बिहार क्या है? बाढ़ से ग्रस्त होता है। और एक है हमारा दक्षिणी बिहार, ये हमारा सूखा से ग्रस्त होता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आता है कि सूखे की स्थिति आती है, ये बहुत MBBI प्रश्न है।
सूखे की स्थिति जब भी आएगी बच्चों तो वो बिल्कुल धीरे धीरे आती है, ऑप्शन सी सही होगा। अगला आता है कि सूखे के लिए जिम्मेदार कारक कौन होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि सीखा ना सूखे के लिए जिम्मेदार कारक होता है वर्षा की कमी, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला आता है कि सूखे से बचने का एक मुख्य तरीका क्या है। मैंने कल भी बताया था, सूखा से बचने का एकमात्र तरीका है बच्चों कि नदियों को आपस में आप जोड़ दीजिए। अगला प्रश्न आता है कि भूपटल के नीचे का वह स्थान, नीचे बोला गया, ध्यान से देखना, मैंने कल सिखाया था आपको कि जब नीचे बोला जाए बच्चों, नीचे, नीचे होता है भूकंप केंद्र, और अगर स्थल पर बोला जाए, पर होता है अधिकेंद्र। हाँ। अगला प्रश्न आता है कि भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर, पृथ्वी पर बोला है, पड़ क्या होता है, पृथ्वी पर जो केंद्र है उसका नाम क्या है। पृथ्वी पर बोले तो अधिकेंद्र, और अगर पृथ्वी के नीचे बोले तो हमने सिखाया था भूकंप केंद्र होता है ना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, कहते हैं भूकंप का मापन किससे करते हैं। तो प्यारे बच्चों, भूकंप या सुनामी का मापन रिक्टर स्केल से करते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कहते हैं कि बिहार राज्य भूकंप के किस मंडल में आता है। प्यारे बच्चों, कुल जोनों की संख्या अगर मैं देखूं भूकंप के अनुसार भारत में कुल 5 जोन हैं, जिसमें से अगर मैं बात करता हूँ सबसे खतरनाक जोन नंबर 5 है। बिहार बच्चों तीसरे में आता है, एक बार मैं कन्फर्मेशन के लिए देखता हूँ, बिल्कुल बिहार चौथे में आता है, सॉरी बच्चों, बिहार चौथे में आता है, मंडल नंबर चौथे में बिहार आता है, ठीक है ना। मेरे ख्याल से तीसरा होना चाहिए, मैंने बुक में तीसरा पढ़ा था बच्चों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा चौथा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आता है हमारे पास कि निम्नलिखित में से कौन भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील जगह है, यानी सबसे अधिक भूकंप आने की संभावना कहाँ पर होती है। तो याद रखना आप लोग, देहरादून, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, क्वेश्चन है। अगला प्रश्न आपके सामने आता है कि किस भूकंप पे तरंग की गहनता सबसे अधिक होती है। मेरे बच्चों, गहनता वाले टॉपिक में ना मैंने एक जगह मिस्टेक किया है, गहनता वाले टॉपिक में मैंने मिस्टेक किया है कि किस भूकंप पे तरंग की गहनता सबसे अधिक होती है। बच्चों मैंने क्या बताया था कि पी तरंग सबसे पहले पहुंचता है, और मैंने ये आपको बता दिया था कि इसकी गहनता कम होती है, प्लीज़ बच्चों अपने नॉलेज में आप अपडेट कीजिए। मैं रात में बुक पढ़ रहा था, मैंने उसमें देखा, इसके बुक में आप उसको अपडेट कीजिए। पी तरंग बच्चों सबसे पहले पहुंचता है और सबसे कम खतरनाक है, लेकिन इसकी गहनता अधिक होती है। इसकी गहनता क्या होती है, अधिक होती है। तो किस तरंग की गहनता सबसे अधिक है बच्चों, तो पी तरंग की, जबकि मैंने इससे पहले बताया था कि पी तरंग की गहनता सबसे कम होती है। तो सॉरी प्यारे बच्चों, जहां अपडेट की जरूरत है मैं अपडेट कर देता हूं। याद रखना कि एल तरंग सबसे दीर्घ तरंग होता है, सबसे बड़ा होता है और सबसे पीछे पहुंचता है, और बच्चों सबसे खतरनाक होता है, लेकिन इसकी गहनता कम होती है। क्या होती है, कम। तो गहनता की बात पूछी जाए तो बच्चों सबसे अधिक पी की होगी। अगला प्रश्न आता है कि भूकंप से पृथ्वी पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग कौन सी है। तो सबसे पहले पी तरंग पहुंचता है। अगला आता है कि भारत में कितने प्रतिशत भूमि पर भूकंप संभावित हैं, कितना % हिस्सा भारत का ऐसा है जिसमें भूकंप आता है। तो प्यारे बच्चों 56%, ये भी आंकड़ा कई बार पूछा जा चुका है, ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर होगा। महासागर की तली में होने वाले कंपन को हम क्या कहते हैं। महासागर में अगर कंपन होता है तो हम उसे सुनामी कहते हैं, और इसे भी रिक्टर स्केल से हम मापते हैं। अगला आता है कि सुनामी किस प्रकार की आपदा है। जैसे बाढ़ एक प्राकृतिक है, सुनामी भी एक प्राकृतिक ही आपदा है। अगला प्रश्न आता है सुनामी कहाँ आती है। प्यारे बच्चों मैंने बताया है, सुनामी जब भी आएगी तो वो समुद्र में ही आएगी। सुनामी का स्थान क्या है बच्चों, तो समुद्र से। सुनामी का संबंध किससे है, समुद्र से। आप मुझे बताइएगा सुनामी किस भाषा का शब्द है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगला आता है कि सुनामी का प्रमुख कारण क्या है। ये प्रश्न बहुत बार बन चुके हैं। सुनामी का प्रमुख कारण है समुद्र में भूकंप का आना, ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि सुनामी का मुख्य कारण क्या है। बात वही है, क्वेश्चन बस पूछने का तरीका अलग है। समुद्र के भीतर भूकंप। अगला प्रश्न आपके सामने 56 नंबर है कि महासागर तल के कंपन का परिणाम क्या है। अगर महासागर के तल में कंपन होता है तो हम उसे सुनामी कहते हैं, ऑप्शन सी। अगला आता है कि 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आई थी। पहले बच्चों सुनामी की बात करते हैं तो हमारे याद हो बंगाल की खाड़ी में भयंकर सुनामी आई थी। अगला आता है कि भूकंप के समय मलबे में दबे व्यक्ति का पता लगाने में सबसे अधिक सहायक होता है। भूकंप आता है तो लोग मलबे में दब जाते हैं, और उसका पता लगाने के लिए हम इंफ्रारेड कैमरा का उपयोग करते हैं। ये मैंने आपको नहीं बताया था, आज मैंने बता दिया, आप याद कर लेना, इंफ्रारेड कैमरा। अगला आता है बच्चों कि इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग निम्न में से किस आपदा में किया जाता है। तो याद रखना, जब भूकंप आता है और लोग दब जाते हैं मलबे में तो हम लोग उपयोग करते हैं, सॉरी ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न आता है कि मलबे के नीचे दबे लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है। तो पहले बच्चों हमने बताया इंफ्रारेड कैमरा, ऑप्शन नंबर बी।
अगला प्रश्न आता है कि मानव शरीर में आग लगने की स्थिति में जले हुए स्थान पर प्राथमिक उपचार क्या होना चाहिए। तो जब भी किसी इंसान को मतलब कि आग लग जाए शरीर में, तो वहाँ पर हमें ठंडा पानी डालना चाहिए। ऑप्शन ए आप याद कर लेंगे। अगला प्रश्न आता है कि इनमें से कौन सा कार्य जले हुए स्थान के लिए नहीं करना चाहिए। ऑप्शन ए ठंडा पानी, ये तो सही है। बर्फ़ डालना, ये भी सही है। क्या लिखा है, बोरोनॉल लगाना या तेल का लेप। मेरे बच्चों, जले हुए स्थान पर कभी भी आपको तेल लगाना नहीं चाहिए। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बस्ती में आग लगने पर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य आवश्यक है। अगर आपकी गांव में आग लग जाता है तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए। आपको दरवाजे की खिड़की बंद करना चाहिए, या आग बुझाने का प्रतीक्षा करना चाहिए, या फिर अग्निशामक। तो बच्चों सबसे पहले आपको अग्निशामक को बुलाना चाहिए, है ना। अगला प्रश्न आपके सामने है कि आपदा प्रबंध का मुख्य घटक क्या है। देखो, आपदा प्रबंध का अगर हम देखें मुख्य घटक, तो स्थानीय प्रशासन भी हैं, स्वयंसेवी संगठन है, गांव तथा मोहल्ले के लोग हैं, सभी हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपको चूज़ करना चाहिए। अगला प्रश्न आता है कि आकस्मिक प्रबंधन यानी कि तुरंत इमरजेंसी में बच्चों मैनेजमेंट, आकस्मिक प्रबंधन के मुख्य घटक इनमें से कौन हैं। तो आंसर सही होगा। ऐसे प्रश्नों में लगभग सभी आंसर होते हैं। अगला प्रश्न आता है कि इनमें से कौन आकस्मिक प्रबंधन के घटक नहीं हैं। स्थानीय प्रशासन है, स्वयंसेवी संगठन है, स्थानीय लोग हैं। संगीतकार इसमें क्या करेंगे बच्चों। अगर मान के चलो कहीं पर बाढ़ आया है तो संगीतकार क्या करेंगे, वहाँ गाना बजाएंगे क्या बिल्कुल नहीं, संगीतकार नहीं है। अगला आता है कि सामान्य संचार, जैसे हम लोग अभी एक दूसरे से जुड़े हैं इंटरनेट से, सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है। प्रश्न हर वर्ष पूछा जाता है। उम्मीद है 100% 2023 में ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है। आपको आंसर मारना है केबल टावर का टूट जाना। ऑप्शन नंबर ए। अगला आता है कि संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है। पहले बच्चों, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन सार्वजनिक टेलीफोन है। अगर पूछा जाए वर्तमान में संचार का लोकप्रिय साधन क्या है, वर्तमान में आपको आंसर मारना है मोबाइल। क्या मारना है, मोबाइल। अगला प्रश्न आता है कि सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग किस लिए होता है। आपको पता है मेरे बच्चों कि सैटेलाइट का उपयोग किया जाता है आजकल, किसके लिए होता है। तो सुदूर संवेदी उपग्रह का उपयोग किस कार्य के लिए होता है। तो याद रखिएगा, संसाधनों को खोजने के लिए। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला आता है कि निम्न में से कौन सा आपदा काल में वैकल्पिक संचार व्यवस्था है। जब आपदा आती है, जिस समय हमारा रेडियो काम नहीं करता है ना, तो सॉरी माफ़ कीजिएगा, कहते हैं कि इनमें से कौन आपदा काल में वैकल्पिक संचार है। तो जब आपदा आता है तो हम लोग रेडियो वगैरह में सुनते हैं कि यहाँ पर इतने लोग मारे गए, यहाँ पर बाढ़ आ गया। रेडियो, उपग्रह, हेमो रेडियो, सब कुछ हो सकते हैं। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न आता है सन 2001 में भारत के किस राज्य में भयंकर भूकंप आया था। पहले बच्चों 2001 में मैं अगर बात करता हूँ तो गुजरात में एक भयानक भूकंप आई थी। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा कि भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए। मैंने कल बताया था क्लास में, ये क्वेश्चन पक्का आता है। पहले बच्चों हमने दो चीज़ बताया था आपको, एक तो बताया था आयताकार और दूसरा बोला था क्या, वर्गाकार। लेकिन वर्गाकार ऑप्शन कभी नहीं मिलेगा, तो आपको आयताकार ही चूज़ करना चाहिए। अगला आता है कि भूसंकलन क्या है। भूसंकलन मतलब भूमि का, पहले बच्चों ये जैसे एक भूमि है मान के चलिए, एक जैसे खिसक जाना बच्चों, हट जाना, तो भूसंकलन भी एक प्राकृतिक आपदा है। अगला प्रश्न आता है कि सर्वाधिक भूसंकलन प्रवण राज्य कौन सा है। सबसे अधिक ये कहाँ पर होता है। तो बच्चों सबसे अधिक अगर देखेंगे भूमि खिसकने के वाली जो घटनाएं होती हैं वो उत्तराखंड में होती है, क्योंकि ये पहाड़ी क्षेत्र है। अगला आता है हमारा कि भूसंकलन वाले क्षेत्र में ढलान पर मकान, है ना, मकान का कार्य करना कैसा है। देखिए, भूसंकलन वाले जितने भी क्षेत्र हैं, ढलान पर मकान का निर्माण करना बच्चों अनुचित माना जाता है। यानी आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कभी भी वहाँ से मिट्टी घसक सकता है, फिर आप मकान गिर जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए। जो भी सुनामी प्रभावित क्षेत्र हैं वहाँ बच्चों मकान बनाने चाहिए थोड़े से दूर हट करके, यानी कि समुद्र तट से दूर ऊंचाई पर ऐसा काम हमें करना चाहिए। लास्ट प्रश्न है आज का, कहते हैं कि सुनामी लहर चेतावनी प्रणाली केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है। कहीं पर भी अगर सुनामी आती है तो उसके मतलब कि कोई भी समुद्र के आसपास में आपको चेतावनी दी जाती है। इसके लिए एक केंद्र बनाया गया है, वह केंद्र कहाँ पर है आपको ये बताना है। तो बच्चों ये हमारे चेन्नई में है, जहाँ से सुनामी आने की सारी सूचनाएं हमें प्राप्त होती हैं। हम उम्मीद करते हैं अगर आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लेते हैं तो आपके एग्ज़ाम में, पहले बच्चों आपके एग्ज़ाम में 20 मिनट का ये वीडियो है, और 20 मिनट में अगर आप इसे दोगुना स्पीड देखेंगे तो मात्र 10 मिनट में देख करके आप एग्ज़ाम में 5 नंबर ला सकते हैं। यानी कि 30 सेकंड में आपको, है ना, यानी कि 2 मिनट के अंदर आपको एक एक नंबर मिल रहा है। तो आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखें। हमारी वीडियो का बनाने का एक ही मकसद है, आपका समय बचाना। प्यारे बच्चों, हम कभी नहीं चाहते कि आपका समय व्यर्थ हो।
आप समय बचाएं, चीज़ों को अच्छे से देखें। 20 मिनट में 77 क्वेश्चन, ऐसा वीडियो शायद ही यूट्यूब पर आपको मिलेगा। और आपको पसंद आया तो आप लाइक ज़रूर करना प्यारे बच्चों, और अपने सबसे अच्छे दोस्तों को शेयर करना। चैनल पर आप पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करना। इसका पीडीएफ अगर आप चाहते हैं लेना तो आपको पेड व्हाट्सअप क्लास में इसका पीडीएफ मिल जाएगा। बहुत मारामारी होता है, कॉल वगैरह उठाने में दिक्कत होती है, फिर भी आपका कॉल उठाया जाएगा। आप इस नंबर पर 7700879453 पर आप अभी कॉल करें व्हाट्सअप पर, और आप बताएं गुरुजी हमें पेड व्हाट्सअप क्लास में जुड़ना है। 251 फीस है, आप 251 ना देखें, ये देखें कि इसके बदले आपको मिल क्या रहा है, जिससे आपको एग्ज़ाम में फ़ायदा होगा। एक समय आपके पास पैसा बहुत होगा, पर ये टाइम फिर से वापस नहीं आता है। प्यारे बच्चों, हर कोई, जितने भी लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, मैं आप सभी से कहता हूँ, मैं कोई 1000 फीस नहीं लेता हूँ, मैं मात्र 251 फ़ी लेता हूँ। और आप सब लोग व्हाट्सएप पर जुड़ के रहें। इस वीडियो में कमेंट करना आपका स्कोर कितना रहा 77 में, और आपको ये क्लास कैसा लगा, क्या हमें ऐसी वीडियोज़ और लानी चाहिए या फिर इसे रोक देना चाहिए अब यहीं पर, आप लोग मुझे ज़रूर बताएं, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं है कि हमारी लाइव क्लास नहीं होगी, आप मुझे फेस टू फेस नहीं देखोगे, वो सारी क्लासेस चलती रहेंगी बच्चों, चलती रहेंगी, पर ये क्लास आपके लिए एक्स्ट्रा है। मैं फिर से कहता हूँ, दिस इज़ एक्स्ट्रा क्लास बच्चों, जिसमें आप लोग बहुत कुछ सीखते हो। आपके अंदर से मैं उम्मीद करता हूँ आपदा प्रबंध के ऑब्जेक्टिव का डर खत्म हो गया होगा। एक क्लास मैंने लिया है जिसमें सब्जेक्टिव भी बताया है, अगर आप चाहेंगे तो हम एक क्लास लेकर के और हम इसके सब्जेक्टिव क्लास को भी ख़त्म कर देंगे, तब आपके अंदर से आपदा प्रबंध का डर पूरा समाप्त हो जाएगा। डरना प्यारे बच्चों नहीं है, चीज़ों को करना है, मेहनत करना है। आप कहते हैं बहुत कुछ, बिहार के 2 लाखों स्टूडेंट्स मुझे मेरी वीडियोस को कम से कम 10 से 20 हज़ार लोग देखते हैं, सब लोग कमेंट करते हैं, पर पढ़ने वाला कोई एक ही इंसान है, वीडियो बनाने वाला एक ही इंसान है। तो मेरी मजबूरी भी समझें, हम लोग भी थोड़े मजबूर हो जाते हैं, ठीक है ना। बाकी हम आपके लिए ही काम करते हैं प्यारे बच्चों, इस बात का आप हमारे ऊपर भरोसा करें। आपके लिए ही सुबह से शाम तक हम लगे रहते हैं, पूरी ईमानदारी से हम आपके लिए मेहनत करते हैं। अब हम बजरंगबली तो है नहीं जी कि आपको सीना चिर के दिखा सकते हैं, पर हम आपके लिए मेहनत करते हैं बच्चों, ठीक है। लव यू, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आप लोग जैसा कमेंट करेंगे वैसा हम देखेंगे। फिर आप लोग जो लोग पेड में नहीं जुड़े हैं, सब लोग जुड़ जाना। नंबर यही है जी 7700879453। कुछ देर के बाद आपको पीडीएफ पेड क्लास में दे दिया जाएगा। धन्यवाद आप सभी का जी वीडियो को देखने के लिए, दोस्तों में शेयर करने के लिए, लाइक करने के लिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार।